नमस्कार दोस्तों। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप मोरल एंड मोटिवेशन कहानी सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल एम्पावर द लाइफ पर आ सकते हैं। आपका वहाँ स्वागत है। द गोल्डन स्टोरीज में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं कृष्ण चंद्र द्वारा लिखी कहानी पहला दिन। आज नई हीरोइन का शूटिंग का पहला दिन था। मेकअप रूम में नई हीरोइन सुर्ख मलमल के गद्दे वाले खूबसूरत स्टूल पर बैठी थी और हेड मेकअप मैन उसके चेहरे का मेकअप कर रहा था। एक असिस्टेंट उसके दाएं बाजू का मेकअप कर रहा था, दूसरा असिस्टेंट उसके बाएं बाजू का, तीसरा असिस्टेंट नई हीरोइन के पांव की आराइश में मशरूफ था। एक हेयर ड्रेसर औरत नई हीरोइन के बालों को हौले हौले खोलने में मशरूफ थी। सामने श्रृंगार मेज पर पेरिस, लंदन और हॉलीवुड का सामान आराइश बिखरा हुआ था। एक वक्त वो था जब इस हीरोइन को एक मामूली जापानी लिपस्टिक के लिए हफ्तों अपने शोहर से लड़ना पड़ता था। उस वक्त उसका शोहर मदन इसी मेकअप रूम के एक कोने में बैठा हुआ खामोशी से यही सोच सोचकर मुस्कुरा रहा था। कैसी मुश्किल जिंदगी थी उन दिनों की। आज से 3 साल पहले मदन दिल्ली में क्लर्क था, 3rd डिवीजन क्लर्क, और 160 रुपये तनख्वाह पाता था। नादारी और गुर्बत की जिंदगी थी। कोट का कॉलर फटा है तो कभी कमीज की आस्तीन तो कभी ब्लाउज की पुश्त। आगे पीछे जिधर से वो दिल्ली की जिंदगी को देखता था उसे वो जिंदगी कटी फटी, बोसीदा और तार तार नजर आती। ऐसी जिंदगी जिसमें कोई आसमान नहीं होता, कोई फूल नहीं होता, कोई मुस्कुराहट नहीं होती। एक नीम फाका जदा झल्लाई, खिसियाई हुई जिंदगी जो एक पुरानी बदबूदार तिरपाल की तरह दिनों, महीनों और सालों के खूंटों से बंधी हुई हर वक्त एहसास पर छाई रहती है। मदन इस जिंदगी के हर खूंटे को तोड़ देना चाहता था और किसी मौके की तलाश में था। ये मौका उसे मलिक गिरधारी लाल ने दे दिया। मलिक गिरधारी लाल उसके दफ्तर का सुपरिंटेंडेंट था। उन्हीं दिनों में दफ्तर में एक असिस्टेंट की नई आसामी मंजूर हुई थी, जिसके लिए मदन ने भी दरख्वास्त दी थी। और मदन सीनियर था और लायक भी था और मलिक गिरधारी लाल का चहीता भी था। मलिक गिरधारी लाल ने जब उसकी अर्जी पढ़ी तो उसे अपने पास बुलाया और कहा, मदन, तुम्हारी अर्जी में कई नुक्स हैं, तो आप ही कोई गुर बताइए। मलिक गिरधारी लाल ने कदरे तवक्कुफ के बाद मदन की अर्जी उसे वापस करते हुए कहा, आज रात को मैं तुम्हारे घर आऊँगा और तुम्हें बताऊँगा। मदन बेहद खुश हुआ। घर जाकर उसने अपनी बीवी प्रेमलता से खास तौर पर अच्छा खाना तैयार करने की फरमाइश की। प्रेमलता ने बड़ी मेहनत से रोगन जोश, पनीर मटर, आलू गोभी और गुच्छियों वाला पुलाव तैयार किया। सरे शाम ही मालिक गिरधारी लाल मदन के घर आ गया और साथ ही विस्की की एक बोतल भी लेता आया। प्रेमलता ने जल्दी से पापड़ तले, बेसन और प्याज के पकोड़े तैयार किए और प्लेटों में सजाकर बीच बीच में खुद आकर उन्हें पेश करती रही। चौथे पैक पर वो पालक के साग वाली फुल्कियां प्लेट में सजाकर लाई तो मलिक गिरधारी लाल ने बेइख्तियार होकर उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, प्रेमलता, तू भी बैठ जा और आज हमारे साथ विस्की की चुस्की लगा ले। तेरा पति मेरा असिस्टेंट होने जा रहा है। प्रेमलता सर से पांव तक कांपने लगी। उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए, क्योंकि आज तक उसके खाविंद के सिवा किसी ने उसे इस तरह हाथ न लगाया था। फुल्कियों की प्लेट उसके हाथ से गिरकर टूट गई और मदन ने गरज कर कहा, मलिक गिरधारी लाल, मेरी बीवी को हाथ लगाने की हिम्मत तुझे कैसे हुई? मदन का चांस मारा गया। उसके बजाय सरदार अवतार सिंह असिस्टेंट बन गया। फिर चंद दिनों के बाद किसी मामूली गलती के बिना पर वो अपनी नौकरी से अलग कर दिया गया और मदन ने कई माह दिल्ली के दफ्तरों में टक्करें मारने के बाद
बम्बई आने की ठानी, क्योंकि उसकी बीवी बड़ी खूबसूरत थी। मदन के दोस्तों का ख्याल था कि प्रेमलता उतनी ही हसीन है जितनी नसीम पुकार में थी, वहीदा रहमान प्यास में थी, मधुबाला मुगले आजम में थी। इसलिए मदन को चाहिए कि प्रेमलता को बम्बई ले जाए। दिल्ली में खूबसूरत बीवी वाले मर्द की तरक्की के लिए कितनी गुंजाइश है। मदन मगर असिस्टेंट बन भी जाता तो ज़्यादा से ज़्यादा 250 रुपये पाने लगता, 160 के बजाय 250 रुपये, यानी 90 रुपये के लिए अपनी इज्जत गंवा देता। ये तो सरासर हिमाकत है। इसलिए मदन को सीधे बम्बई जाना चाहिए। मगर जब मदन ने प्रेमलता से इसका जिक्र किया तो वो किसी तरह राजी ना हुई। वो एक घरेलू लड़की थी। उसे खाना पकाना, सीना पिरोना, कपड़े धोना, झाड़ू देना और अपने शौहर के लिए स्वेटर बुनना बहुत पसंद था। वो 14 रुपये की साड़ी और 2 रुपये के ब्लाउज में बेहद हसीन, खुश और मगन थी। नहीं, वो कभी बम्बई नहीं जाएगी। वो किसी स्कूल में काम करेगी, मगर बम्बई नहीं जाएगी। पहले 2-3 दिन तो मदन उसे समझाता रहा। जब वो किसी तरह ना मानी तो वो उसे पीटने लगा। 2 दिन 4 चोट की मार खाकर प्रेमलता सीधी हो गई और बम्बई जाने के लिए तैयार हो गई। जब प्रेमलता और मदन बोरीबंदर के स्टेशन पर उतरे तो उनके पास सिर्फ एक बिस्तर था, 2 सूटकेस थे, चंद 100 रुपये थे और प्रेमलता के जहेज का जेवर था। चंद दिन वो लोग कालबा देवी के एक धर्मशाले में रहे और मकान ढूंढते रहे। जब उन्हें मालूम हुआ कि जितने का जेवर प्रेमलता के पास है और जितने रुपए मदन के पास है, वो कुल मिलाकर इतने भी नहीं हो सकते कि बम्बई में पगड़ी देकर एक मकान लिया जाए, तो वो लोग धर्मशाला से गोरेगांव की एक झोपड़ी में मुंतकिल हो गए, जहाँ सबसे पहले मदन की लड़ाई झोपड़ी में रहने वाले एक गुंडे से हुई, जो शराब पीकर प्रेमलता की इज्जत पर हमला करना चाहता था। इस लड़ाई के एक जख्म का निशान आज भी मदन की कलाई पर मौजूद है। मगर मदन बड़ी बहादुरी और जीदारी से लड़कर झोपड़ियों में बाइज्जत तरीके से रहने का हक मनवा लिया था, क्योंकि झोपड़ियों में रहने वाले बुनियादी तौर पर गरीब आदमी थे और एक दूसरे का हक समझते थे। झोपड़ी में रहकर मदन ने प्रेमलता को साथ लेकर एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो के चक्कर लगाते लगाते फाके शुरू हुए। पहले नकदी खत्म हुई, फिर प्रेमलता के जेवर बिके, फिर कीमती साड़ियाँ। आखिर में मदन के पास सिर्फ एक कमीज रह गई जो उसके बदन पर थी, और प्रेमलता के पास सिर्फ एक साड़ी और एक ब्लाउज, और वो भी पुश्त से फट गया था। आपका ड्रेस आया है। एक असिस्टेंट डायरेक्टर अंदर आ गया और बाआवाज़े बुलंद बोला, और मदन ख्वाब से जागा और उसने देखा कि असिस्टेंट डायरेक्टर के हमराह एक दर्जी हीरोइन का नया ड्रेस लेकर चला आ रहा है। जामुनी रंग का अतलसी गरारा, जरदोजी के काम का बनारसी कुर्ता और ब्लू शिफॉन का दुपट्टा सुनहरे गोटे के लहरियों से झिलमिल झिलमिल करता हुआ ड्रेस के अंदर आते ही महसूस हुआ गोया मेकअप रूम में एक फानूस रोशन हो गया है। हीरोइन मेकअप खत्म करके ड्रेसिंग रूम में लिबास बदलने के लिए चली गई। लेडी हेयर ड्रेसर और खादिमाएं उसकी जिलों में थी। उसे यूं जाते देखकर मदन के होठों पर फतह याबी की एक कामरान मुस्कुराहट नमूदार हुई। जिस दिन के लिए उसने जद्दोजहद की थी, जिस दिन के लिए वो जिया था, जिस दिन के लिए उसने फाके किए थे, चने खाकर मैली पतलून और मैली कमीज पहनकर तपती दोपहरियों या मूसलाधार बरसात से भीगी हुई शामों में वो प्रोड्यूसरों के दफ्तर के चक्कर लगाता रहा था। आज उसकी कामयाबी का पहला दिन था। कामयाबी की पहली सीढ़ी उसे चमन भाई ने समझाई थी। चमन भाई फिल्म प्रोड्यूसरों को किराए पर ड्रेस सप्लाई करता था और अक्सर औकात मुख्तलिफ प्रोड्यूसरों को दफ्तरों या मुख्तलिफ स्टूडियो में उसे मिल जाता था। एक दिन जब मदन फटे हालों में इस तरह घूम रहा था, चमन भाई ने उसे अपने पास बुला लिया और पूछा,
कहीं काम बना? नहीं। तुम निरे गधे हो। अब मदन ने गाली सुनकर भी खामोश रह जाना सीख लिया था, इसलिए वो खामोश रहा। देर तक चमन भाई बड़े गुस्से में उसकी तरफ देखकर घूरता रहा। फिर बोला, आज शाम को मैं तुम्हारे घर आऊंगा और तुम्हें कुछ गुर की बातें बताऊंगा। प्रेमलता ने अपनी साड़ी के फटे हुए आंचल से अपनी जवानी को ढांपने की नाकाम कोशिश की। फिर उसने बेजार होकर मुंह फेर लिया। जहां जाओ कोई ना कोई मलिक गिरधारी लाल मिल ही जाता है। मगर इस शाम चमन भाई ने उनके झोपड़े में काजू पीते हुए कोई गलत बात नहीं की। अलबत्ता 5वें पैक के बाद चिल्लाकर बोला, जब तक प्रेमलता तुम्हारी बीवी रहेगी यह कभी हीरोइन नहीं बन सकती। क्या बकते हो? मदन गुस्से से चिल्लाकर बोला। ठीक बकता हूं। चमन भाई हाथ चलाकर जोरदार लहजे में बोला, साला हलकट, किसको तुम्हारी बीवी देखने की चाहत है? सब लोग मिल मजूर से लेकर मिल मालिक तक फिल्म की हीरोइन को कुंवारी देखना चाहते हैं। कुंवारी? एकदम वर्जिन। मगर मेरी बीवी कैसे हो सकती है? वो तो शादीशुदा है। तो इसको शादी वाली मत बोलो, कुंवारी बोलो। अपनी बीवी मत बोलो, बोलो ये लड़की मेरी बहन है। मेरी बहन? मदन ने हैरत से पूछा। हाँ हाँ, तुम्हारी बहन। अरे बाबा, कौन तुम्हारी झोपड़ी में देखने को आता है कि तुम्हारी बहन है कि बीवी है? चमन भाई तो ये गुर बता के चला गया, मगर प्रेमलता नहीं मानी। मदन के बार बार समझाने पर भी नहीं मानी। मैं अपने शोहर को अपना सगा भाई नहीं बताऊंगी। हरगिज नहीं, हरगिज नहीं हो सकता। इससे पहले मैं मर जाऊंगी। तुम जबान गुद्दी से बाहर खींचोगे जब भी मैं अपने पति को अपना भाई नहीं कहूंगी। आखिर मदन को फिर उसे पीटना पड़ा। 2 दिन प्रेमलता ने 4 चोट की मार खाई तो सीधी हो गई और फिल्म प्रोड्यूसरों के दफ्तरों में जाकर अपने शोहर को अपना भाई बताने लगी। चमन भाई ने मदन को अपने एक दोस्त प्रोड्यूसर छगन भाई से मिलवा दिया। छगन भाई ने प्रेमलता के फोटो एक कमर्शियल स्टूडियो से निकलवाए। अपने डायरेक्टर मिर्जा इज्जत बेग को बुलवाकर प्रेमलता से उसका तारुफ कराया। मिर्जा इज्जत बेग ने बड़ी गहरी नज़रों से प्रेमलता को देखा, उससे बातचीत की, फिर स्क्रीन टेस्ट के लिए हाँ कर दी। स्क्रीन टेस्ट के लिए फिल्म का एक सीन प्रेमलता को याद करने के लिए दिया गया और 3 दिन के बाद स्क्रीन टेस्ट रखा गया। तीनों दिन हर रोज शाम के वक्त चमन भाई झोपड़े में मदन और प्रेमलता से मिलने के लिए आता रहा और काजू पीता रहा और इन दोनों का हौसला बढ़ता रहा। आज स्क्रीन टेस्ट है। मेरी मानो तो तुम आज प्रेमलता के साथ ना जाओ। क्यों ना जाऊं? इसलिए कि अगर तुम साथ गए तो प्रेमलता फ्री एक्टिंग ना कर सकेगी, तुम्हें देखकर शर्मा जाएगी, और अगर प्रेमलता घबरा गई तो ये स्क्रीन टेस्ट में फेल हो जाएगी। कैसे फेल हो जाएगी? मदन शराब के नशे में झल्लाकर बोला। मेरी बीवी नसीम सुचित्रा सेन मधुबाला से भी खूबसूरत है। मेरी बीवी एलिजाबेथ टेलर से भी ज्यादा खूबसूरत है। मेरी बीवी नरगिस से बेहद अदाकारा है। मेरी बीवी किसी स्क्रीन टेस्ट में नहीं फेल हो सकती। मेरी बीवी, अबे साले बीवी नहीं बहन बोल, बहन। चमन भाई हाथ चलाते हुए जोर से बोले। अच्छा अच्छा, बहन ही सही। मदन शराब का जाम खाली करते हुए बोला। जैसा तुम बोलोगे चमन भाई, ऐसा ही मैं करूँगा। आज तक कोई बात टाली है जो अब टालूंगा? ले जाओ मेरे भाई, अपनी बहन को तुम ही आज स्क्रीन टेस्ट के लिए ले जाओ, मगर हिफाजत से ले आना। खातिर रखो, अपनी गाड़ी में लेकर जा रहा हूँ, अपनी गाड़ी में लेकर आऊँगा। बहुत रात गए प्रेमलता स्क्रीन टेस्ट से प्रोड्यूसर की गाड़ी में लौटी। उसने वही साड़ी पहन रखी थी जो स्क्रीन टेस्ट के लिए इस्तेमाल की गई थी और उसके मुंह से शराब की बू आ रही थी। मदन गुस्से से पागल हो गया। तुमने शराब पी? हाँ, सीन में ऐसा ही करना था।
मगर पहले सीन में जो तुम्हें दिया गया था उसमें तो ऐसा नहीं था। मिर्जा इज्जत बेग ने सीन बदल दिया था। तो तुमने शराब पी? सिर्फ शराब पी? मदन ने उसे गहरी नजरों से देखते हुए पूछा। हाँ, सिर्फ शराब पी। और तो कुछ नहीं हुआ? नहीं, प्रेमलता बोली। अलबत्ता सीन की रिहर्सल अलग से कराते हुए मिर्जा बेग ने मेरी कमर में हाथ डाल दिया। कमर में हाथ डाल दिया? क्यों? मदन ने एकदम भड़क कर कहा। सीन का एक्शन समझाने की खातिर, प्रेमलता बोली। मदन का गुस्सा ठंडा हो गया। आहिस्ता से बोला, सिर्फ कमर में हाथ डाला, इज्जत पर हाथ तो नहीं डाला? नहीं, प्रेमलता ने नजरें झुकाकर कहा। साफ साफ बताओ, कुछ और तो नहीं हुआ? हाँ हुआ था। प्रेमलता झिझकते झिझकते बोली। क्या हुआ था? मदन फिर भड़कने लगा। स्क्रीन टेस्ट के दौरान में जो मेरे सामने हीरो का काम कर रहा था, उसने मुझे जोर से अपनी बाहों में भींच लिया। ऐसा उस बदमाश ने क्यों किया? मदन गरज कर बोला। ऐसा ही सीन था, प्रेमलता बोली। अच्छा, सीन ही ऐसा था? मदन अपने आप को समझाते हुए बोला। सीन ही ऐसा था तो कोई मुजायका ना था, मगर ठीक ठीक बताओ, सिर्फ बाहों में लेकर भींचा था? हाँ, सिर्फ बाहों में लेकर भींचा था, प्रेमलता गुलूगीर लहजे में बोली। फिर यकायक बिस्तर पर गिरकर तकिए में सिर छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। शॉट तैयार है, यह प्रोड्यूसर छगन भाई की आवाज है। मदन इस आवाज को सुनकर चौंक गया और वे बेख्तियार कुर्सी से उठ गया। छगन भाई मदन को देखकर मुस्कुराया। हाथ बढ़ाकर उसने मदन से मुसाफा किया। बड़े प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखा और उससे पूछा, सरोज बाला कहाँ है? छगन भाई ने अपनी नई हीरोइन का नाम प्रेमलता से बदलकर सरोज बाला रख दिया था। बेशतर उसके कि मदन कोई जवाब दे, नई हीरोइन खुद ड्रेसिंग रूम से निकलकर खिरामा खिरामा मेकअप रूम में चली आई और नए लिबास, नए हेयर स्टाइल और मुकम्मल मेकअप के साथ हर कदम पर एक नया फितना बेदार करते हुए आई। चंद लम्हों तक तो मदन बिल्कुल मबहूत खड़ा उसे देखता रह गया। गोया उसे यकीन ना हो कि ये औरत उसकी बीवी प्रेमलता है। छगन भाई भी एक लम्हे के लिए भौचक्का रह गया और उस एक लम्हे में उसे मुकम्मल इत्मीनान हो गया कि उसने जो फैसला किया था वो बिल्कुल ठीक था। दूसरे लम्हे में छगन भाई ने थिएटिकल अंदाज में अपने सीने पर हाथ रखा और बुलंद आवाज में कहने लगे, शॉट तैयार है सरकारे वाली, सीट पर तशरीफ ले चलिए। नई हीरोइन खिलखिलाकर हंस पड़ी और मदन को ऐसा लगा जैसे किसी शाही हॉल में लटके हुए इस्तंबोली फानूस की बहुत सी बिल्लोरी कलमें एक साथ बज उठी। नई हीरोइन गोया मुस्कुराहट के मोती बिखेरती हुई छगन भाई के साथ सीट पर चली। मदन भी पीछे पीछे चला और छगन भाई को अपनी बीवी के साथ हंस हंसकर बातें करते हुए देखकर मदन को वो दिन याद आया जब छगन भाई ने स्क्रीन टेस्ट के चंद दिन बाद मदन को अपने दफ्तर बुला भेजा था। छगन भाई मदन की कमर में हाथ डालकर खुद उसे अंदर कमरे में ले गया था जो एयर कंडीशन्ड था और छगन भाई का अपना जाती प्राइवेट कमरा था जिसमें बिजनेस के तमाम अहम उमूर तय होते थे। जब मदन उस कमरे के अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि उससे पहले उस कमरे में मिर्जा इज्जत बेग और चमन भाई बैठे हुए हैं। आज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है, चमन भाई ने हंसकर कहा। आज हम लोग एक सोने की खान खरीदने जा रहे हैं। सोने की खान? मदन ने ताज्जुब से पूछा। हाँ, और तुम्हारा भी इसमें हिस्सा है, 1/4 का, और बाकी 3 तुम्हारे पार्टनर तुम्हारे सामने इस कमरे में बैठे हैं। मैं? छगन भाई? ये मेरा दोस्त चमन भाई, ये मेरा डायरेक्टर मिर्जा इज्जत बेग
हम चारों आज से इस सोने की खान के पार्टनर होंगे। और ये सोने की खान है कहाँ? जवाब में छगन भाई ने मेज से एक तस्वीर उठाई और मदन को दिखाते हुए बोले, यह रही। मदन ने हैरत से कहा, मगर मगर ये तो मेरा मतलब मेरी बहन की तस्वीर है। यही सोने की नई खान है। तुम्हारी बहन को अपनी नई पिक्चर में हीरोइन ले रहा हूं, और फिल्म इंडस्ट्री के टॉप हीरो के संग, देवराज के संग, जिसकी कोई तस्वीर सिल्वर जुबली से इधर उतरती ही नहीं। बोलो, फिर एक पिक्चर के बाद उस हीरोइन की कीमत 2.5 लाख होगी कि नहीं? इसको मैं सोने की खान बोलता हूँ, तो क्या गलत बोलता हूँ? जवाब दो। मगर मैं पूछता हूँ कि मेरे सोने की खान आपकी कैसे हो गई? मदन ने हैरान होकर पूछा। क्योंकि मैं उसे हीरोइन ले रहा हूँ, छगन बुलंद आवाज में बोला। नहीं तो ये लड़की क्या है? मेरे गांव के एक झोपड़े में रहने वाली 15 रुपए की छोकरी। फिर मैं इसकी पब्लिसिटी पर 75,000 रुपया खर्च करूंगा कि नहीं? फिर मैं इसको टॉप के हीरो देवराज के संग डाल रहा हूं। उसके बाद अगर मैं इस खान में 50% का शेयर मांगता हूं, तो क्या ज्यादा मांगता हूं, और सिर्फ 5 साल के लिए। और तुम? मदन ने चमन भाई से पूछा। अगर मैं तुम्हें छगन भाई से ना मिलाता, तो तुम्हें ये कॉन्ट्रैक्ट आज कहां से मिलता? इसलिए हिसाब से 12.5% का कमीशन मेरा है। और तुम? मदन ने इज्जत बेग की तरफ मुड़कर बोला। अपुन तो डायरेक्टर हैं, मिर्जा इज्जत बेग बोला। अपुन चाहें तो इस पिक्चर में नई हीरोइन को फर्स्ट क्लास बना दे, चाहे तो थर्ड क्लास बना दे। इसलिए अपुन को भी 12.5% चाहिए। मगर यह तो ब्लैकमेल है, यकायक मदन भड़क कर बोला। इज्जत की बात करो, इज्जत की। इज्जत बेग खफा होकर बोला। अपुन अपनी इज्जत हमेशा बेग में रखता है, इसलिए अपुन का नाम इज्जत बेग है। अपुन इज्जत चाहता है और अपना शेयर सिर्फ 12.5%। यकायक मदन को ऐसा महसूस हुआ जैसे प्रेमलता कोई औरत नहीं है, वो एक कारोबारी तिजारती इदारा है, जिसके शेयर बंबई के स्टॉक एक्सचेंज पर खरीदो फरोख्त के लिए आ गए, जैसे ग्लोब कंबाइन अल्कायन और टाटा डिफर्ड। ऐसे ही प्रेमलता प्राइवेट लिमिटेड। मुझे कहाँ दस्तखत करने होंगे? मदन ने तकरीबन रुहासे होकर पूछा। फांकों के माह साल माजी का हिस्सा बन चुके थे। जिस दिन मदन ने कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत किए, छगन ने उसे 2,000 का चेक दिया। मलबार हिल पर उसको रहने के लिए एक उम्दा फ्लैट ठीक करवा दिया। एक नई फिएट ग्लोब मोटर्स की दुकान से निकलवा के उसे दे दी। उसी रात मदन और प्रेमलता अपने नए फ्लैट में चले गए, और मदन ने प्रेमलता को गले से लगाकर उसकी कामयाबी के लिए दुआ की, और मदन के पैरों को छूकर प्रेमलता ने प्रतिज्ञा की कि वो हमेशा हमेशा के लिए सिर्फ उसकी बीवी होकर रहेगी। आखिरकार मदन की मेहनत और जद्दोजहद रंग लाई। आखिरकार कामयाबी ने मदन के पांव चूमे। आज उसकी बीवी हीरोइन थी, प्रेमलता सरोज बाला थी। आज उसकी शूटिंग का पहला दिन था, और अब वो दिन भी खत्म हो रहा था। स्टेज नंबरों के बाहर मदन अपनी फिएट में बैठा हुआ बार बार घड़ी देख रहा था। कब 5 बजेंगे, कब पैकअप होगा, और कब वो अपने दिल की रानी को अपनी फिएट में बिठाकर दूर कहीं समुद्र के किनारे ड्राइव के लिए ले जाएगा। पैकअप की घंटी बजी और मदन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। थोड़ी देर बाद नई हीरोइन बाहर निकली। उसका हाथ देवराज के हाथ में था, और वो दोनों बड़ी बेतकल्लुफी से बातें करते, हंसते बोलते, हाथ झुलाते साथ साथ चले आ रहे थे। साथ साथ फिएट से आगे चले गए, जहां हीरो की शानदार इम्फाला गाड़ी खड़ी थी। मदन ने फिएट का पुट खोलकर आवाज दी, सरोज। हाँ भैया, हीरोइन पलटकर चिल्लाई।
और फिर दौड़ती हुई मदन के पास आई और आहिस्ता से बोली, तुम घर जाओ, मैं देवराज की गाड़ी में आती हूँ। मगर तुम मेरी गाड़ी में क्यों नहीं जा सकती? मदन ने गुस्से से पूछा। बावले हुए हो? प्रेमलता ने तैश खाकर जवाब दिया। मैं अब एक हीरोइन हूँ और अब मैं कैसे तुम्हारे साथ इस छोटी सी फिएट में बैठकर स्टूडियो से बाहर निकल सकती हूँ? लोग क्या कहेंगे? सरोज, उधर से हीरो जोर से चिल्लाया। आई! सरोज जोर से चिल्लाई और पलटकर हीरो की गाड़ी की तरफ दौड़ती हुई चली गई। देवराज सामने की सीट पर ड्राइव करने के लिए बैठ गया और सरोज उसके साथ लगकर बैठ गई। फिर इम्फाला के पट बंद हो गए और वो खूबसूरत फिरोजी गाड़ी एक खुश आइंद हॉर्न की मौसीकी पैदा करती हुई गेट से बाहर चली गई और मदन की फिएट का पुट खुले का खुला रह गया। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और कल फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।